सिंघाल ने खेला ऐसा खेल जिससे रवि हुआ ब्लैकमेल। उपन्यास के इस भाग में सुनिए कौन होगा पास और कौन होगा फेल। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। अब तेरे बिन झेलेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। आप सोच रहे होंगे मैं कभी हैप्पी तो कभी सैड ये गाने क्यों गा रही हूँ। अरे वो इसलिए कि लास्ट चैप्टर में किसी का दिल टूटा है तो किसी का जुड़ गया है। कुछ समझे? नहीं समझे तो समझने के लिए जाइए और भाग 140 सुन कर आइए, और बाकी लोग कुर्सी लगाकर बैठ जाइए क्योंकि मैं कोमल अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ भाग 141। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। नाश्ता ले आऊं? पाखी ने सूरज को सीढ़ियों से उतरता देख उसके पास आकर पूछा, पर वह सीधे बैठक में चला गया। वह उसके पीछे पीछे गई और उसके जवाब का इंतजार करती रही, मगर वह फोन में व्यस्त था। वह चुपचाप किचन में चली गई। उसके जाने के बाद सूरज ने किसी को फोन लगाया। आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया हमें? इंस्पेक्टर सिंघाल दूसरी ओर से बोल रहे थे। आपकी जरूरत आ पड़ी है, सूरज गंभीरता से बोला। दोनों में कुछ देर किसी गंभीर विषय पर बातें हुई, फिर सूरज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वह काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। क्या बात है, एक फोन से तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे हो गया? आखिर उसके लिए नाश्ता लेकर आई और ढोकले की प्लेट सामने रखते हुए बोली। जब वो गई थी तब तो सूरज का मूड बेहद उखड़ा हुआ था। गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद मूड अच्छा हो ही जाता है। वाह क्या जिंदगी है। पत्नी के हाथ का नाश्ता और गर्लफ्रेंड की रस भरी बातें। वह चटखारी लेकर ढोकले को इमली की चटनी में डुबोकर खाने लगा। पाखी को गुस्सा आया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी थी। उसने झट से प्लेट उसके सामने से उठा ली। बस बस हो गया, अब अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ का रस भरा नाश्ता ही खाना। काकी, सूरज ने पुकारा। काकी को क्यों बुलाते हो? हिम्मत है तो मुझसे बात करो ना, वह चिढ़कर बोली। तुम तो उल्लू बनने में माहिर हो। ये देखो, ठीक से देखो, मेरे फोन की कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, किससे किससे बात करता हूँ। सूरज ने मुस्कुराते हुए उसे अपना फोन दिया। पाखी ने सिंघाल का नाम देखा तो उसे समझ में आया कि वो उल्लू बन चुकी है। आई एम सॉरी, लेकिन अगली बार ऐसे फालतू की बात की ना तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। ओके जान, अब आपको उल्लू नहीं उल्ली बनाएंगे। सूरज हंसा और फिर दोनों नाश्ता करने लगे। प्रभात और फ्रांसिस भानु और उसके साथियों की खोजबीन में लगे हुए थे, पर वह अपने भाई रवि और रॉकी के साथ अंडरग्राउंड हो गया था ताकि उसे सूरज को 20 लाख लौटाने न पड़े। अब तीनों ने हडसन के अड्डे पर पनाह ली थी और उसकी छत्र छाया में सांस ले रहे थे। भानु को भी अब जुए की लत लग गई थी और वह दांव पर दांव लगा रहा था। अभी वह दो जुआरियों के साथ बैठा पत्ते खेल रहा था कि तभी एक वेटर उसके पास आया और उसे एक नोट दिया। भानु ने नोट खोलकर पढ़ा। अगर रवि को जिंदा देखना चाहता है तो पिछले दरवाजे से बिना हल्ला किए आजा।
नोट पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़ भानु के होश उड़ गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह खेल बीच में ही छोड़ बाहर की ओर जाने वाले गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ा। 2 गलियारों को पार करता वह बाहर आया, जहां एक जीप खड़ी थी और जीप में इंस्पेक्टर सिंघाल और सब इंस्पेक्टर दयाल बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। मेरा भाई कहाँ है? भानु ने खिखियाते हुए पूछा। तेरा भाई होगा उसी विलायती परी के पास। अब चल, वरना यहीं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। सिंघाल ने कड़क आवाज में आदेश दिया। भानु मारे डर के जीप में जा बैठा। अगले आधे घंटे उसके लिए बड़ी मुश्किल से बीते। ड्राइवर जीप को दौड़ाता हुआ एक पुराने झाड़ियों से घिरे सुनसान खंडहर के नजदीक जा पहुंचा था। वहां की हवा में एक अजीब सी सीलन और सन्नाटा था। प्रभात और फ्रांसिस पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को वहां देख भानु को सारी बात समझ में आ गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं रुपया लेकर आने ही वाला था। वह इंस्पेक्टर से मिन्नत करने लगा। तो फिर चूहे की तरह बिल में छुपकर क्यों बैठ गया था, सुअर की औलाद? सिंघाल ने उसे एक घुड़की दी। वह सिहर गया। वो साहब, मैं रुपयों का इंतजाम करने में ही लगा था। 2-3 लाख हैं मेरे पास, वह बोला। और बाकी क्या तेरी आने वाली नस्लें चुकाएंगी? अब सिंघाल की आंखों में तेज गुस्सा उतर आया था। ये झूठ बोल रहा है सिंघाल बाबू, ये सुनिए रिकॉर्डिंग। कहते हुए प्रभात ने रॉकी और भानु की एक बातचीत की रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें भानु साफ तौर पर सूरज को रुपए 9 लौटाने की बात कह रहा था, जबकि उसके घर पर 8 लाख रुपए रखे हुए थे। भानु अपनी पोल खुलती देख बातें बनाने लगा। वो रुपया तो मैं उधार पर लाया हूँ छोटे साहब को देने के लिए। जब पूरे हो जाएंगे तो खुद देकर आऊंगा। इसका भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता सर। कल को ये तीनों शहर से ही फरार हो गए तो? दलाल ने अपनी बात रखी। अरे इसे फरार होने दूंगा तब ना, कहते हुए सिंघाल ने जीप के ड्राइवर को इशारा किया। वह रस्सी लेकर आया तो भानु कांप उठा। मुझ पर तरस खाइए साहब, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। वह फिर नाटकीय अंदाज में गिड़गिड़ाने लगा। अगर हम पुलिस वाले तुम जैसे क्रिमिनल्स पर तरस खाने लगे ना, तो सारे पुलिस थानों में ताला ही लग जाए। चलो इसे कसकर बांधो जरा, सिंघाल बोला। अगले ही मिनट भानु विरोध के बावजूद खंबे से बंधा हुआ खड़ा था। दयाल ने उसकी जेब से फोन निकाला और रवि का नाम देखकर फोन लगाया। दो 3 घंटे जाने के बाद फोन रिसीव हुआ। क्या भैया, अब क्या हो गया? रवि ने उधर से नशे में डूबी आवाज में कहा। कौन सा जानवर है बे लाइन पे? सिंघाल की गुर्राहट सुन रवि का सारा नशा काफुर हो गया। वह ठीक से भानु का नंबर देखने लगा, पर फोन भानु का ही था, मगर आवाज सिंघाल की थी। मेरा भाई कहाँ है? वह दांत पीसते हुए बोला। वहीं जहां उसे होना चाहिए। बता बे। कहते हुए सिंघाल ने भानु की तरफ फोन किया, पर वह चुप रहा। उसे इस तरह चुप देखकर दयाल ने अपनी कमर से बेल्ट निकाली और एक जोरदार प्रहार किया। बेल्ट की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। भानु चीखा और रवि रवि पुकारने लगा। सुन लिया बे, अब मेरी बात सुन। तुझे ये फोन एक सौदा करने के लिए लगाया है। सिंघाल असल बात पर आया। कैसा सौदा? रवि ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। लगता है कभी स्कूल नहीं गया बे तू? सिंघाल ने उसका मजाक उड़ाया। साहब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उधर से हंसी की आवाजें पहचान कर रवि के तन बदन में आग लग गई।
उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी तो जानता नहीं है इंस्पेक्टर, रवि किस आफत का नाम है। मुझे धमकी दे रहा है बे, सिंघाल को, कुत्ते के पिल्ले। सिंघाल ने क्रोध में उफनते हुए दयाल से बैठ ली और भानु की कमर पर दी मारी। वह मारे दर्द के बिलबिलाया तो रवि की सांस ठहर गई। खबरदार, जो मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो, वह चीखा। इतना ही प्यार है अपने भाई से तो अगले आधे घंटे में शहर के बाहर वाले पेट्रोल पंप के पीछे वाले पुराने खंडहर में पूरे 20 लाख रुपए लेकर आ जाइयो। और हाँ, नोट बिल्कुल असली होने चाहिए, चकाचक। हमसे होशियारी करने की कोशिश की तो अगली बार तेरे भाई की आवाज भी नहीं सुन पाएगा। सिंघाल ने एक सांस में अपनी बात पूरी की और एक ही झटके में फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रवि हेलो हेलो करता रहा। रॉकी इस समय रवि के साथ था और पूरी बात समझ गया था। मन ही मन वह खैर मना रहा था कि सिंघाल ने उसे नहीं उठाया, नहीं तो उसकी तो फिरौती देने वाला भी कोई नहीं था। कमीना 20 लाख मांग रहा है, रवि चिढ़ते हुए बोला। एक आइडिया दो पार्टनर, रॉकी ने चालाकी से कहा। बोल, रवि चिंतित स्वर में बोला। ये पुलिस वाले के सामने कुछ हड्डी फेंक देते हैं, जितना ज्यादा हड्डी फेंकेंगे उतना कम भौंकेगा। रवि ने हताशा में अपना सिर पीट लिया। वो हड्डी तोड़ने वालों में से है, खाने वालों में से नहीं। तो फिर रॉकी ने मुंह बनाया। तू जाकर सेव से 8 लाख निकाल कर ला, बाकी इसमें से दे देते हैं। रवि ने हडसन की ड्रग्स कंसाइनमेंट वाली पार्टी से आया हुआ रुपया निकाला और गिनने लगा। रॉकी बिना कुछ बोले चला गया। ये तुम्हारी बर्बादी की पहली किश्त है सूरज प्रताप सिंह, उसने जहरीले अंदाज में रुपए निकालते हुए कहा। पेट्रोल पंप के पीछे वाले खंडहर में जब रवि रुपयों वाला बैग लेकर पहुंचा तो पुलिस जीप को बाहर खड़ा पाया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था और धूल उड़ रही थी। वहां बाइक खड़ी कर वह अंदर जाने लगा तो ड्राइवर उसकी तरफ आया। रवि ने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। वह उसकी तलाशी लेने लगा पर हथियार जैसी कोई चीज नहीं मिली। वह रवि को लेकर अंदर आया जहां भानु खंबे से बंधा हुआ खड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था। आ गया हूं मैं, अब मेरे भाई को छोड़ दो। वह आते ही बंदूक से निकली गोली सा कर्जा। सिंघाल की तरह बाकी सबने भी उसे घूर कर देखा। भीख मांग रहा है तो जरा ढंग से मांग। भीख सिर झुकाकर तमीज से मांगते हैं। सिंघाल ने मस्खरी की। रवि का चेहरा तमतमाया और वह तेज स्वर में बोला, तू अपनी परवाह कर इंस्पेक्टर, अभी तू जानता नहीं है रवि किस आफत का नाम है। आ जरा देखे, लगता है उस दिन की मार भूल गया है कमीने। कहते हुए सिंघाल ने उसका कॉलर पकड़ उसे झटके से धकेला। रवि ने भी पलटकर सिंघाल पर वार किया। भानु ये सब देखकर रवि को रुकने के लिए कह रहा था पर रवि के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। सब चुपचाप खड़े दोनों के बीच के हाथापाई देखने लगे। 3 से 4 मिनट में रवि के होठों से खून निकलने लगा और उसके पैर डगमगाने लगे। बस हो गया, और दम नहीं है क्या बिसाले? सिंघाल ने उसे एक लात मारी तो वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जल में रहकर मगर से बैर मत करना, वरना अगली बार इंसानियत भूल जाएगा सिंघाल। सिंघाल बोला और अपने माथे पर आया पसीना पोंछने लगा। रवि अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठा अपने होठों पर आया खून साफ कर रहा था। फ्रांसिस को यह फाइट देखकर बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब उसका मजा किरकिरा हो गया।
इसको तो और धोना चाहिए था। उसने सिंघाल से दबी जबान में कहा। प्रभात ने भी रवि को ऐसे देखकर चुटकी ली। शेर भीगी बिल्ली बन गया है। चेहरा कैसे उतर गया है अपने अकाउंटेंट का। इस बातचीत के दौरान दयाल और ड्राइवर ने रुपए गिन लिए थे और अब ड्राइवर भानु की रस्सियां खोल रहा था। जा ले जा अपने भाई को, मगर याद रखना अगली बार अगर कोई गैर कानूनी धंधा किया तो कानून से पहले सिंघाल के हाथ तुझे दबोच लेंगे। इंस्पेक्टर सिंघाल ने भानु और रवि दोनों को धमकाया। नहीं नहीं साहब, अब कोई गलती नहीं होगी, कहते हुए भानु ने हाथ जोड़े तो सिंघाल नर्म पड़ गया। चल ठीक है, एक और मौका देता हूँ तुम दोनों भाइयों को। देख लिया मैनेजर साहब, एहसान फरामोशी का क्या फल मिलता है, प्रभात ने भानु से कहा। मगर रवि से रहा न गया। उस सूरज प्रताप सिंह से कह देना कि आज उसने एक छोटी सी लड़ाई जीती है और जंग मैं ही जीतूंगा। वह दांत पीसते हुए बोला। तू पागल हो गया रवि, चल यहाँ से। भानु रवि को खींचता हुआ खंडहर के बाहर ले आया और डपटने लगा। मेरी नहीं तो अपनी ही जान की फिक्र कर रवि, तेरी वजह से हम कितनी मुसीबत में फंस गए हैं जानता है। अब ये बता इतने रुपए कहाँ से लाया तू, भानु पूछने लगा। रास्ते में रवि ने उसे जो बताया उसे सुनकर भानु के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर होटल का गबन किया रुपया उसके असली मालिक तक पहुंच गया था। आपने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा सिंघाल साहब, सूरज ने विनम्रता से कहा। आप मेरी दोस्ती को एहसान का नाम देकर मुझे गाली दे रहे हैं मिस्टर सूरज, सिंघाल ने थोड़ा नाराजगी से कहा तो सूरज को अपनी भूल का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी आपने जो किया है उसके लिए। वह आगे कहता, इससे पहले ही सिंघाल ने प्लेट में से जलेबी उठाकर उसके मुंह में ठूस दी। पाखी जो वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, यह देखकर ताली बजाने लगी। उसे यूं बच्चों की तरह ताली बजाता देख सिंघाल और प्रभात दोनों मुस्कुराए। सूरज, जिसे जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वह मुंह बिगाड़ने लगा। इन्हें क्या हुआ, सिंघाल ने पूछा। मेरे पतिदेव को जलेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है पाखी खिलखिलाई। लेकिन जलेबी खाने वाली को ही ब्याह कर लाया है हमरा बबुआ, काकी ने आकर बताया तो एक कहा लगा। इनकी जलेबी के चक्कर में मैं एक बार जलेबी के जैसे ही गोल गोल घूमा था, सूरज ने बताया। वो कैसे, सिंघाल को उत्सुकता हुई। सूरज ने दिल्ली वाली शादी से पहले की घटना सभी को कह सुनाई तो उनके पेट में हंस हंस कर बल पड़ गए। एक बात मेरे दिमाग में चल रही है, सिंघाल ने गंभीरता से पूछा। तो फिर बता ही दीजिए, सूरज बोला। आप 20 लाख के लिए इतना परेशान, कुछ समझ नहीं आया, उसने पूछा। कभी कभी प्रॉफिट के लिए नहीं, उसूलों के लिए लड़ना पड़ता है। बात सिर्फ होटल के गबन के रुपयों की नहीं है सिंघाल साहब, बात है उसूलों की। ये सब मैंने खुद नहीं कमाया है, ये सब मेरे दादाजी का है जो मुझे विरासत में मिला है। मैं तो सिर्फ उसे सहेज कर रख रहा हूँ। होटल गैलेक्सी एक मंदिर है मेरे लिए, और उस मंदिर को काफिरों के हाथों लुटने तो नहीं दे सकता ना मैं। सूरज की आवाज में एक दृढ़ता थी जिसे सुन सभी भावुक हो गए। आपका व्यक्तित्व वाकई शानदार है मिस्टर सूरज, सिंघाल के मुंह से निकला। इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करना मतलब सूरज को ही दिया दिखाना जैसा है, प्रभात ने भी जोड़ा। नहीं प्रभात, बल्कि असल तारीफ के काबिल तो तुम हो। अगर तुम सही वक्त पर रवि को एक्सपोज न करते तो भानु का असली चेहरा मेरे सामने कभी नहीं आ पाता, सूरज बोला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सूरज बाबू कि होटल गैलेक्सी की इमारत सबसे ऊंची रहेगी और उसकी नींव कभी कमजोर नहीं पड़ेगी।
आई एम प्राउड ऑफ यू प्रभात। सूरज ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। वॉल्टर टोली, जो हडसन का सबसे खास आदमी था, इस वक्त रवि की हरकतों पर पैनी नजरें बनाए हुए था और उसे मालूम हो गया था कि रवि ने ड्रग्स कंसाइनमेंट के रुपयों को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, पर उसे पूरी बात मालूम न हो सकी। आधी अधूरी बात हडसन के कानों में डालकर वह तीली लगा गया। वैसे भी वह रवि को नीचा दिखाने का मौका खोज ही रहा था। जब से रवि मार्था के नजदीक आया था, वॉल्टर की रही सही उम्मीद खत्म हो गई थी। अभी तक वह मार्था को प्रभावित नहीं कर पाया था। आज उसकी खुशी का ठिकाना न था। अब देखता हूँ कैसे चीफ उसका बैंड बजाता है। वह कैसीनो के बेसमेंट में चला गया और अपना काम करने लगा। रॉयल क्वीन के आलीशान कैबिन में रवि दाखिल हुआ और मार्था के ठीक सामने वाली कुर्सी पर झट से बैठ गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। तुम्हारे पास 12 लाख रुपए होंगे मार्था, मुझे सख्त जरूरत है। You mean 12 lakh? But why, रवि? मार्था ने फाइल से नजरें उठाकर हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही किसी को देना है, रवि ने नजरें चुराते हुए हकला कर कहा। Then you must talk to Bob. ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स वही हैंडल करते हैं। मार्था ने बड़ी चतुराई से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब रवि बुरी तरह फंस चुका था। हडसन के सामने अपनी साख मटिया मीट होते देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसने गुस्से में ताव खाते हुए कहा, साफ साफ कहो कि तुम रुपया नहीं दे सकती। मैं बॉब की मर्जी के बिना 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मार्था ने भी उसे 2 टुक जवाब दिया। रवि ने अब अपना असली पत्ता खोला। तो फिर तुम बॉब को समझाओ कि वो उन रुपयों का मोह छोड़ दे, उन्हें भूल जाए। कौन सा रुपया? मार्था ने पूछा। रवि ने मार्था को सब बातें बता दी। हाउ कैन यू यूज बॉब्स मनी फॉर योर पर्सनल मैटर रवि? मैं इस वक्त बड़ी मुसीबत में हूँ मार्था, सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकती हो। रवि गिड़गिड़ानी से अब सौदेबाजी पर उतर आया। भूल गई, मैंने ही तुम्हारे बेटे की जान बचाई थी, वरना तुम्हारा वो एक्स हस्बैंड कब का तुम्हारे बच्चे को खत्म कर चुका होता। मार्था के चेहरे पर एक शिकन तक न आई। उसने रूखे स्वर में कहा, आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट रवि। आज जो तुम ये लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे ना, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फेवर्स। हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा भाई मुझे जिंदा दफन कर देगा, वह कातर स्वर में बुदबुदाया। ये तो तुम्हें बॉब का रुपया बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था रवि। तुमने बॉब के एहसानों के बदले उसे क्या दिया? सिर्फ धोखा। और सिर्फ बॉब ही क्यों, यह चीटेड मी टू। मार्था ने उसके चरित्र पर कड़ा सवाल उठाया। तुम मेरा भरोसा पूरी तरह खो चुके हो रवि, गॉट इट। रवि की सहनशीलता का बांध टूट गया। वह अचानक पागलों की तरह भड़क उठा। तो तुम रुपया नहीं दोगी? सीधे सीधे मना कर रही हो मुझे, रवि को। वह पूरी ताकत से चिल्लाया और अपना भारी मुक्का मेज पर दे मारा। सामान छिटक कर फर्श पर बिखर गया। पूरा कैबिन उसके दहाड़ से गूंज उठा। मार्था अपनी जगह से तुरंत उठी और गर्जन करते हुए बोली, गेट आउट रवि, राइट नाउ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। रवि बाहर की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजे की तरफ रुककर फिर हांफते हुए फुफकारने लगा। जा रहा हूँ मार्था, लेकिन मैं एक दिन तुझे दिखाऊंगा कि रवि किस आफत का नाम है। पछताएगी तू। मार्था की आंखों में नफरत उमड़ पड़ी। यू आर अ लूजर रवि, a total loser. Don't show me your face again.
तो ये था भाग 141, जिसमें दोस्ती और दुश्मनी का पूरा दृश्य आपने देखा। इसीलिए कह रहा हूं कि शब्द हमारे मन में चित्र बनाते हैं और चित्र कल्पनाओं की उड़ान भरने लगते हैं। इसी कल्पना की उड़ान का नाम है कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख। सब्सक्राइब करेंगे तो पाएंगे ढेर सारी ऑडियो मूवीज, सीरीज, स्टोरीज एंड नॉवेल्स। सो स्टे ट्यून्ड विद विकास शर्मा।